बात है 17 जून 2022 की, जब हम निकले हैं गुरुग्राम से लेह के लिए और हम लेह पहुंचे हैं 20 जून को वाया मनाली एंड किलोंग। अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्लेमेटाइज हो चुके थे, बाय रोड आ रहे थे, तो हमने एक दिन का रेस्ट किया लेह में, एक दूसरे के दर्द मिटाए और 22 को हम रेडी हो गए थे लेह टू पैंगोंग राइड करने के लिए। फिर जैसे ही हमने राइड स्टार्ट करी तो हम लेह से एग्ज़िट करने लगे, तो हमने देखा कि जितने भी राइडर्स हमें क्रॉस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सब हिमालयन पे है ना। मतलब 10 में से 8 गाड़ी हिमालयन है, बाकी जो 2 बच रही होंगी वो बाकी कैटेगरी की गाड़ी होगी, कभी क्लासिक 350 या 500 या कुछ और, ठीक है। बाकी जितनी थी वो सब हिमालयन थी, है ना। तो हमने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि जब हम रेंट पे लेने गए थे तो वेंडर के पास 3-4 लोग के पास हम गए थे, तो हमने सबके पास ही देखा कि नई की नई हिमालयन उठी हुई है। और इसी साल मार्च में हिमालयन के सेल्स फिगर भी अच्छे थे, तो शायद एक ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने राइड स्टार्ट कर दी। फिर हम चांगला पास के लिए चले गए। हम चांगला पास पहुँचे, स्नो मड स्लश सब पार करते हुए, और भाई वहाँ जाके जो इस गाड़ी की फीलिंग थी ना, वो ऐसी है कि इससे अच्छा सेटअप, इससे अच्छी बाइक इस टेरेन के लिए नहीं हो सकती, है ना। कुछ कॉन्स हैं इसके, वो मैं सब एंड में बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्स सिटी से रिलेटेड भी हैं। लेकिन इस टेरेन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इतने कंफर्टेबली क्रूज़ करके जो ये यहाँ तक लाई है मेरे को, इतने डेडली टेरेन पे, तो भाई मेरी फीलिंग तो बहुत अच्छी थी कि इससे अच्छा सेटअप नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6। तो ये एक एडवेंचर बाइक है और बेस्ट बजट बाइक है अभी इंडियन मार्केट में। तो क्या है जो इसको इतना स्पेशल बनाता है, बाकी गाड़ियों से इसका जॉनर इतना डिफरेंट बनाता है, आज उन स्पेशल चीज़ों की बात करेंगे। तो एंड तक देखना, अगर हिमालयन लेनी है सब कुछ क्लियर कर दूंगा, किसको लेनी चाहिए, किसके लिए सूटेबल है, और ऑब्वियसली सिटी में चलाने के लिए कैसी है, वो भी मैंने एक पार्ट अलग शूट किया सिटी में, वो भी ऐड कर दूंगा। तो देखो पूरी वीडियो, ठीक है। इसमें 10 क्वालिटीज़ या 10 फीचर ऐसे हैं जो मुझे लगता है इसे एडवेंचर बनाता है। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया है तो आप कमेंट में ऐड कर देना। फर्स्ट है इसकी चैसी, ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन, 21 इंच फ्रंट व्हील विद स्पोक डिज़ाइन, फ्रंट बीक एंड साइड रैक, टैंक गार्ड, मफलर हाइट, ऑफ रोड टायर्स, कंफर्टेबल सीट्स, 15 लीटर फ्यूल टैंक एंड स्विचेबल ABS। अब सारे पॉइंट्स को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो चैसी से स्टार्ट करते हैं। चैसी बेसिकली बहुत टाइप की होती है। बैकबोन होती है, क्रैडल होती है, डायमंड होती है, ट्रेलिस होती है, पेरीमीटर बीम होती है और मोनोकॉक होती है। तो हमें अभी जो है ना सिर्फ क्रैडल का काम है, ठीक है। तो क्रैडल जो है वो 3 टाइप की होती है, सिंगल क्रैडल, डबल क्रैडल, फुल डुप्लेक्स क्रैडल, ठीक है। पर हमारी जो चैसी है ना वो सिंगल और डबल क्रैडल के बीच की है, दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स स्प्लिट क्रैडल, ठीक है। तो ये इन दोनों का मिक्सचर है। बहुत सारी एडवेंचर बाइक्स में यही चैसी यूज़ होती है। द रीज़न बीइंग, सिंगल क्रैडल में क्या होता है, स्ट्रेंथ कम होती है, वेट भी कम होता है, और डबल क्रैडल में वेट ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों का मिक्सचर बनाया गया है ताकि बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये डबल क्रैडल ऊपर से पूरी डबल होती हुई आती है, लेकिन स्प्लिट में ये जो हाफ स्प्लिट डुप्लेक्स क्रैडल है, इसमें थोड़ा सा मेटल हमने कम यूज़ किया है। हम उसको सिंगल लाए हैं और हमने उसको डिविएट कर दिया है डबल में, तो थोड़ा सा वहाँ पे जो है मेटल कम यूज़ होता है, वेट हम कम कर पाते हैं। लेकिन ऑल एंड ऑल एक अच्छी चैसी है, बहुत सी गाड़ियों में यूज़ होती है। अब सारी चैसी अगर आप समझनी है तो एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा, इसमें नहीं बता सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट है हमारा सस्पेंशन। तो इसमें जो सस्पेंशन आता है फ्रंट में 41 mm का टेलीस्कोपिक आता है, 200 mm का ट्रैवल है। 200 mm ट्रैवल बहुत होता है। इंटरसेप्टर में फ्रंट का जो ट्रैवल है ना वो 110 mm का है ना, और रेयर में 88 mm का है। इसमें रेयर मोनोशॉक का ट्रैवल 180 mm का है। मतलब समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा ट्रैवल है। अब आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ कि ट्रैवल एक्चुअल में दिखता कैसा है। पहले तो आप ये फ्रंट देख लो, ठीक है, फ्रंट देख लिया ना। अब रेयर का दिखाता हूँ, ये एक फुटेज है रेयर की। इसमें आप देखना जो पीछे वाला टायर है वो आपको ऐसा लगेगा धस गया है अंदर तक, बिल्कुल पूरा का पूरा धस गया है, जाके ख़राब हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अब ये जब ये ओपन अप होगा ना, जब गाड़ी बाहर की तरफ आएगी, उस ट्रेजेक्ट्री से बाहर आएगी, तो आप देखना वो पूरा पीछे का जो सस्पेंशन है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो डैम बहुत अच्छे से करता है ये, है ना। अब
ये जो एक्चुअल में लगा है ना, ये एक लिंकेज डिज़ाइन पे लगा है। ये दो आपको आर्म दिख रहे होंगे, लिंकेज, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों की लेंथ चेंज करते हो तो आप इसको मॉड कर सकते हो। इसका पहला एडवांटेज, आप उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो। और दूसरा ये कि लिंकेज की वजह से ना सस्पेंशन का ट्रैवल आप यूज़ पूरा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ लेवरेज का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। वो एक अलग कभी इसमें वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लो कि लिंकेज की वजह से आप यूज़ पूरा कर सकते हो उसकी ट्रैवल को, रेयर के, ठीक है। अब आ जाते हैं 21 इंच फ्रंट व्हील पे। तो ये जो 21 इंच का डिज़ाइन है ना, ये है स्पोक डिज़ाइन, ठीक है। अब स्पोक पीछे भी है, मतलब रेयर व्हील में भी स्पोक है। स्पोक क्यों होते हैं अधिकतर एडवेंचर में, पहले ये बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है, जब भी स्पोक में ना पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और कहीं भी ऑलमोस्ट आप देखोगे स्पोक हर कहीं रिपेयर भी हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस टाइम पे जब आप जंप करते हो, जंप करके जब आप गिरते हो तो बहुत सारा फोर्स आता है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है स्पोक के केस में, और टूट जाते हैं तो ईजिली रिपेयर हो जाते हैं, है ना। अब एलॉय क्या होते हैं, वो सीधे मतलब वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट ही जाते हैं, है ना। अब ये जो है ये ट्यूब्ड टायर है, ट्यूबलेस नहीं है, ठीक है। अब 21 इंच की बात करते हैं। तो यार जो 21 इंच का इसका टायर है वो थोड़ा थिन है ना, उसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो थिन है, पर वो बहुत बड़ा है। अब इससे होता क्या है, इससे दो चीज़ होती है। एक, जंप के बाद जब गाड़ी लैंड करती है तो रोल ओवर नहीं करती। दूसरा, ऑफ रोड में इसकी जो लीनियर स्टेबिलिटी है और जो एजिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी तो आप समझ गए कि उसको स्टेबल रहना है। एजाइल की जब बात होती है ना कि गाड़ी कितनी एजाइल है, तो वो उससे मतलब है कि वो कितनी जल्दी ऑफ रोड पर फ्लिक करती है, कि आप उसको कितनी जल्दी मोड़ना चाहो। तो वो जो है वो डिपेंड करता है कि गाड़ी का ट्रेल कितना है। अब ट्रेल क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। तो देखो ट्रेल, ये एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक लाइन स्टीयरिंग एक्सिस से आ रही है, एक आ रही है वर्टिकल, है ना। अभी नीचे जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है ना ग्राउंड पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेल है। अब बस इतना समझो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल समझाता हूँ जो आज तक तुमने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। ट्रेल जो है एवेंजर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पल्सर 220। दोनों ही 220 सीसी की गाड़ियाँ हैं। तो कभी तुमने नोटिस किया होगा कि अगर तुम 220 एवेंजर में तुमने ब्रेक लगाया पिछला और वो रियर व्हील लॉक हो गया, तो गाड़ी ऐसे सांप जैसे बन जाती है और सीधी हो जाती है। अधिकतर केसेस में वो सीधी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गिरेगी नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बहुत प्रोन है स्टेबल होने के, ठीक है। सेम टाइम अगर तुम यही चीज़ पल्सर में करोगे 220 में, तो कई बार चांसेस है कि वो सीधी हो जाए, है ना, आप उसे फ्लिक कर पाते हो ईजिली। लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई ब्रेकिंग से, पिछले ब्रेकिंग से, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गिर जाएगी, है ना। बस यही बात है। तो जिसका जितना ज़्यादा ट्रेल होगा वो उतनी जल्दी स्टेबल होगा, पर वो जल्दी से फ्लिक नहीं करेगा। एकदम से सडन कट आप नहीं मार पाओगे, सडन ट्विस्ट नहीं कर पाओगे आप, पर जिसका ट्रेल कम होगा वो इंस्टेंट फ्लिक हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स बाइक का ट्रेल कम है तो वो स्लिप हो जाती हैं, उनमें स्टीयरिंग डैम्पर लगता है, वो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। ऐसे बस बेसिक समझ लो अभी आप कि क्योंकि एडवेंचर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अभी बात एडवेंचर की हो रही है, तो ऑफ रोड पर स्टेबल क्यों है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्रंट बीक पे। खैर ये तो थोड़ा एस्थेटिक भी है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। अभी इस गाड़ी पे तो मुझे एस्थेटिक ही लगता है, पर अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइड रैक, जिसपे आपको अपने जेरी कैन लगाने, है ना, या उसको टैंक गार्ड भी बोलते हैं। इस पर आपके जेरी कैन लगते हैं, कभी आप ट्रैवल करो तो आप फ्यूल लेके कैरी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मफलर हाइट। भाई इसकी मफलर हाइट है, मतलब जिसको एग्जॉस्ट या साइलेंसर बोलते हैं, वो काफ़ी ऊपर है, तो रिवर क्रॉसिंग के टाइम पे ऐसी कोई आपको इशू नहीं होगी, और होना चाहिए। एडवेंचर में मफलर हाइट बड़ी ही होती है, ठीक है। उसके बाद ऑफ रोड टायर। अब मैं टायर मतलब उसके प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। बहुत डीप ग्रूव्स होते हैं ताकि मड वगैरह स्लश में अपना ग्रिप बना ले। हालांकि कॉर्नरिंग के लिए उतने फेवरेबल नहीं है, आगे बात करेंगे कैसे। और दूसरा नहीं, 8वां पॉइंट, इसकी कंफर्टेबल सीट्स। भाई सीट्स लेजिट बहुत कंफर्टेबल है। देखो सीट्स ना बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, मतलब किसी को ज़्यादा कंफर्टेबल लग सकती है, कोई मतलब अनफिट है उसको नहीं लगेगी। तो मुझे कंफर्टेबल लगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ही कंफर्टेबल लगेगी, पर्सनली मेरे लिए कंफर्टेबल थी। इसके बाद आता है 15 लीटर फ्यूल टैंक। भाई 15 लीटर फ्यूल टैंक अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से अच्छी उन्होंने कैपेसिटी दी है 15 लीटर। और ये अगर देखो टेरेन टू टेरेन डिपेंड करता है, अगर आप नॉर्मल सिटी में चलाओगे तो ये 29-30 दे देती है, ठीक है।
पहाड़ों में थोड़ा कम एवरेज देती है, लेकिन अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो तो एक फुल टैंक पे आपको 400 से 450 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है स्विचेबल एबीएस। इसमें जो ये एबीएस जो स्विचेबल है उसमें रेयर का ही मतलब आप स्विच ऑफ कर सकते हो। रेयर व्हील पे जो मतलब रेयर चैनल जो है आप वही स्विच ऑफ कर सकते हो। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ऑफ रोड में कि ऑफ रोड में ना एबीएस काम नहीं करता है बेसिकली। ऑफ रोड में जो आपकी गाड़ी रुकती है वो व्हील के लॉक होने से रुकती है, और वो व्हील लॉक होने से सामने जो डिपॉजिट होता है ना ग्रेवल्स का या मड का या जो भी चीज़ उस टाइम में होती है सॉलिड, उसकी वजह से वो आपकी गाड़ी रुकती है, क्योंकि व्हील डिटेक्ट होनी मतलब स्लिप डिटेक्ट नहीं हो पाती है उसमें व्हील की, जो काम है बेसिकली एबीएस सेंसर का। तो इसीलिए वो दिया है ताकि फ्रंट से डायरेक्शन चेंज कर सके और पीछे से लॉक होकर फ्लिक हो सके। अब इसमें एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि जब आप इसको 3 सेकंड आपको होल्ड करना है, उस स्विच को 3 सेकंड आप होल्ड करोगे एबीएस लाइट ब्लिंक हो जाएगी, इसका मतलब वो ऑफ होगी। ठीक है, अच्छी चीज़ है। बट जैसे ही गाड़ी बंद होकर चालू होगी, अब वो किसी भी वजह से बंद हो जाए, मतलब गियर के इशू की वजह से बंद हो जाए या आपने खुद बंद कर दी, अब जब आप चालू करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। तो बस एक ये चीज़ है कि आपको अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर देखो एबीएस पेवमेंट रोड पे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि वहाँ मुझे ऑफ रोड पे ऑफ करना है और आपका वो ऑफ नहीं है, ऑन है, तो आपको एक ही दिक्कत हो सकती है। तो मुझे एक ही डिसएडवांटेज लगता है कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रहने देना चाहिए। इंजन और रह गया, इंजन की और बात कर लेते हैं। इंजन इसमें आता है LS410। LS मतलब लॉन्ग स्ट्रोक 410 सीसी। ऐसे तो 411 है, पर ठीक है, एक सीसी में कुछ होगा नहीं। तो ये बेसिकली जो है जैसे रॉयल एनफील्ड के जो जॉनर होते हैं ना, मतलब हमेशा लॉन्ग स्ट्रोक और शॉर्ट बोर और बहुत सारा टॉर्क इनिशियल आरपीएम्स में, वैसा ही इंजन है। इसका लो एंड पंच बहुत अच्छा है। 4 स्ट्रोक में ही आता है, SOHC सेटअप के साथ आता है। जो पावर ये बनाता है वो है 24.5 bhp 6500 आरपीएम पे, और जो टॉर्क ये बनाता है वो है 32 न्यूटन मीटर 4000 टू 5000 आरपीएम पे। फ्यूल इंजेक्शन सेटअप है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है, सब कुछ अच्छा है। बस मुझे को एक चीज़ लगी कि थोड़ा bhp ज़्यादा दे सकते थे और एक गियर और ऐड कर सकते थे, 6th गियर की करते तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, फिर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। इसमें गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर है, मुझे अच्छी चीज़ लगती है। बाकी सब एज यूजुअल है, बस थोड़ा हौच पौच कर दिया है। अब बात करते हैं चलाने में कैसी है। तो भाई चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन है। मतलब अगर कोई ज़्यादा एज का भी है ना, मतलब 40-50 साल का भी कोई बंदा उसे ड्राइव करना चाहता है तो उसको फटीग नहीं होगा कैसी भी सिचुएशन में, अगर उसे कोई मतलब एडिशनल फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई नॉर्मल बंदा है, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी, वरना तो थोड़े बहुत झटके में भी दिक्कत हो सकती है। अब अगर बात करें कि कॉर्नरिंग में कैसी है, तो देखो यार, कॉर्नरिंग के लिए नहीं बनी है, बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है, टायर प्रोफाइल बहुत पतली है, तो कॉर्नर तो नहीं होती है, लेकिन इतनी कॉर्नर हो जाती है कि आपके पिलियन की और टायर भी हार्ड कंपाउंड हैं, तो इस वजह से गर्म होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है टायर्स को। सीएट के टायर से आप क्या ही उम्मीद करोगे। वैसे पर्सनली मुझे उस ब्रांड के टायर इतने अच्छे नहीं लगते। ठीक है, फिर आ जाते हैं ब्रेकिंग पे। तो इसमें जो फ्रंट डिस्क आता है वो आता है 300 mm का, और जो रेयर आता है वो आता है 240 mm का। अब सब कुछ ठीक है साइज़ वगैरह रोटर का, पर मेरे को जो एक चीज़ परेशान करती है वो इसके स्पॉन्जी ब्रेक्स। मतलब स्पॉन्जी ब्रेक्स क्या होते हैं, मतलब बाइट आती तो है लेकिन लेटेंसी है, वो पूरा अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाता है रोटर को डिस्क पैड। तो एक वो चीज़ है, आप ब्रेक लगाते हो थोड़ा देर में रिस्पॉन्स करता है ना, और कई बार इसमें ब्रेक फेड हो जाते हैं। जैसे इस टेरेन पे मैं आ रहा था, स्पीड मेरी ज़्यादा थी, मैं और मेरा पिलियन हम दोनों थे, तो उसमें मैंने देखा कि ब्रेक्स फेड हो रहे हैं, मतलब उतना हीटअप होने के बाद उतने अच्छे से आते नहीं है इसके ब्रेक्स। फिर आप ये चीज़ जो है ये सिरामिक ब्रेक पैड्स लगा के सॉल्व कर सकते हो। फ्रंट और रेयर में अगर आप सिरामिक ब्रेक पैड्स डाल दो तो ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे केसेस में आप इंजन ब्रेकिंग से भी हेल्प ले सकते हो। मैंने तो ऑलमोस्ट हर टाइम इंजन ब्रेकिंग ही करी है, तो मेरे को इतना ब्रेक्स में तंग नहीं किया। लेकिन अगर कोई कम्प्लीटली ब्रेक्स पे डिपेंडेंट है तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है। विंड ब्लास्ट जो है थोड़ा सा आपको फील होता है चेस्ट पे, और जो विंड स्क्रीन है इस पर विंड बफेटिंग होती है, मतलब बार बार विंड ऐसे हिट करती है उस पर, तो वो ऐसे हिलने लगता है, वाइब्रेशन आने लगते हैं उसमें।
तो वो एक चीज़ है। मतलब विंड स्क्रीन को थोड़ा और बेटर बनाया जा सकता है, थोड़ा और ऊपर किया जा सकता है, तो ये एक चीज़ है। हालांकि कोई बहुत बड़ा ऐसे डील ब्रेकर पॉइंट नहीं है, अच्छे हेलमेट्स से भी ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कोई टॉप स्पीड तो अचीव करनी नहीं है, ऑब्वियसली एडवेंचर टूरर है, आप टूर ही करते हो, 100-110 पे अच्छी इसकी स्पीड है टूरिंग की, तो वो एक चीज़ अच्छी है, तो ठीक है। अगर इसको आपको कहीं दूर लेके जाना है, मतलब आप चाहते हो हिमालयन से आप बहुत सारा घूमो और अलग अलग जगह पे जाओ, लद्दाख वगैरह आपको करना है, स्पीति करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सिंगल जाना ही ज़्यादा बेटर है ना। मतलब अधिकतर राइडर्स जो हैं वो सिंगल जाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास वैसे ही बहुत कम है, तो कोई मतलब नहीं है इतना अब्यूज़ करके गाड़ी को। मुझे तो लगता है अब्यूज़ ही हो रहा है, उस टेरेन पे सिंगल जाओ ज़्यादा बेटर है। क्लच थोड़ा सा हार्ड है, हर हिमालयन की प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा हार्ड क्लच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, तो ठीक है। एक इजी क्लच करके एक डिवाइस आता है, वो आपके क्लच वायर और क्लच लिवर के मतलब बीच में लगता है, तो उससे भी ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं सिटी में चलाने के लिए कैसी है। तो सिटी के लिए अगेन वही बोलूँगा, क्लच थोड़ा सा हार्ड है, और क्योंकि इंजन के पास थोड़ी सी आपको स्लाइट हीटिंग फील होगी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा वेंटिलेशन के लिए एरिया है, तो वो मैनेज हो जाता है। पर जो बहुत टाइट सिचुएशन होती है ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, उसमें थोड़ी आपको पैरों पे हीट फील होगी, है ना। अब भाई कि नहीं गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि जिनकी हाइट 5.5 से ज़्यादा हो या 5.5 हो वो ले सकते हैं। पर इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर कोई थोड़ा और कम हाइट वाला भी बंदा चलाए ना, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा चलाने में, क्योंकि गाड़ी अपने आप में बहुत बैलेंस्ड है ना। तो जा सकते हो, बस एक चीज़ याद रखना, इससे बहुत ज़्यादा आप हाई स्पीड ऐसे कॉर्नर नहीं कर सकते, हाई स्पीड राइड नहीं कर सकते, गाड़ी में उतना BHP नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बात ऑफ रोड की है, गड्ढे की है, अगर आपको लगता है कि मेरे को कंफर्ट चाहिए, तो भाई इस गाड़ी में वो कंफर्ट है, और इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत शानदार है। गाड़ी को पलट के लोग देखते हैं कि क्या जा रहा है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा टायर है वो, 21 इंच, पूरा उसका एकदम लुक ही बदल देता है। बाकी सब चीज़ें छोटी लगने लगती हैं उसके आगे। उस गाड़ी पे जब आप बैठते हो तो उसका फील बहुत अलग है। और जो हेडलाइट है ना इस गाड़ी की, वो मुझे लगता है ना थोड़ी सी बेटर और होनी चाहिए, LED सेटअप देना चाहिए कंपनी को। वो लाइट में दम नहीं है, हालांकि इसमें हज़ार्ड लाइट भी आती है, आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो, एक अच्छी चीज़ है। ब्रेक लाइट में LED है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हैलोजन में उतना दम नहीं है, तो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स तो लगानी पड़ेगी। और हाँ, इसको ऐसे खड़े वड़े रह के भी चला सकते हो, सैडल वैडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खड़े रह के चलाओ, बस दोनों हाथ रखना, नहीं तो गिर जाओगे मुंह के बल, है ना। और सुनो, सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।